Om Shanti. Welcome to Mind Spa, a unique interactive exhibition which allows you to get a chance to relax, reconnect, and rejuvenate yourself to become a better version, a new version of yourself. माइंड स्पा एक ऐसी बंच ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ है जो आपको आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं, एक सेल्फ के साथ रिकनेक्ट एस्टैब्लिश करने में हेल्प करते हैं, और जब भी आप इन एक्टिविटीज़ को पूरा करके वापस जाते हैं तो एक एनर्जाइज्ड और एक एम्पावर्ड फीलिंग आप फील कर सकते हैं। इसमें 6 एक्टिविटीज़ हैं। सबसे पहली एक्टिविटी का नाम है मैजिक डाइस ऑफ सॉल्यूशंस, जहाँ भी आपको आपके लाइफ में अलग अलग एरियाज़ हैं, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, उसमें जो भी प्रॉब्लम है उसको सोचना है, एक डाइस को रोल करके एक डिस्कशन के थ्रू, जो भी डाइस में नंबर आएगा उसके हेल्प से आप डिस्कशन के थ्रू उसका आंसर मिल सकता है आपको। दूसरी है डिज़ाइन योर डेस्टिनी स्पिरिचुअल लकी ड्रॉ, जहाँ आप अपनी जर्नी में एक स्पिरिचुअल सिंबल जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, उससे आप एक सोल को एनरिचिंग एक्सपीरियंस जो है दे सकते हैं। तीसरा है पावर व्हील स्पिन, जहाँ पर हम ये समझते हैं कि सोल एक बैटरी की तरह है जिसको पावर की ज़रूरत है। तो जो शक्तियाँ हैं वो हमारे अंदर ही हैं, बट राजयोग जैसी मेडिटेशन के टेक्निक्स के थ्रू, मेथड्स के थ्रू हम परमात्मा से जुड़कर भी उन शक्तियों को अपने अंदर भर सकते हैं। चौथा है पेरेंटिंग कैलिडोस्कोप, जहाँ पर हम चीज़ों को क्रिटिसाइज करने से या आर्ग्यूमेंट से नहीं, पर एक डीपर अंडरस्टैंडिंग की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि हर एक अलग अलग तरीके को हमें कैसे, किस नज़रिए से देखना चाहिए। पांचवी एक्टिविटी है यूनाइटेड फिंगर लिफ्ट चैलेंज, मतलब कि हम जब भी काम करते हैं तो हमें एक टीम में काम करना पड़ता है, तो उस वक्त में हमें हमारा माइंडसेट कैसा रखना है, कैसे एक्ट करना है, उसके बारे में हमको समझ में आता है, सीखने को मिलता है। सिक्स्थ एक्टिविटी है ऑरा चेकिंग और सेल्फी पॉइंट, जहाँ पर हम बहुत बार ऑरा ये शब्द सुनते हैं, तो ऑरा जो है उसकी एनर्जी को चेक करने के लिए ऑरा टूल है, उसके माध्यम से हम एनर्जी को समझते हैं, और सेल्फी पॉइंट में एक अफर्मेशन पाते हैं जिसकी मदद से हम उस ऑरा को स्ट्रांग बना सकें। ये जो एक्टिविटीज़ हैं माइंड स्पा की, इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? एक तो जो एम्प्लॉय वेलनेस प्रोग्राम्स होते हैं, लीडरशिप प्रोग्राम्स होते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है समझने की, ये एक्टिविटीज़ कॉरपोरेट ऑडियंस को मद्देनज़र रखते हुए कंडक्ट की गई हैं, और इनका ड्यूरेशन 5 से 7 मिनट का है। ये सेशंस के शुरुआत में, बीच में या एंड में भी यूज़ किया जा सकता है, वार्म अप के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए। माइंड स्पा इज़ नॉट जस्ट एन एग्जीबिशन, बट इट इज़ अ वे टू सो स्पिरिचुअल सीड्स विदाउट प्रीचिंग। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, लेट्स गेट इनटू इट। ओम शांति। MBO मतलब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ये एक टर्म है, या कहे जा सकते हैं कि ये एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मेथड है जो ऑर्गेनाइजेशंस में, कॉर्पोरेट्स में यूज़ की जाती है एम्प्लॉय को ग्रूम करने के लिए, ग्रो करने के लिए, और उसकी मेंटल एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसकी थिंकिंग को एक्सपांड करने के लिए, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स देने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि एक सबॉर्डिनेट होता है और उसके ऊपर एक सुपीरियर होता है, तो ये दोनों साथ मिलकर के प्लान करते हैं, साथ मिलकर के प्लानिंग करते हैं, एक गोल डिसाइड करते हैं, उसका पाथ डिसाइड करते हैं साथ मिलके, फिर सबॉर्डिनेट इम्प्लीमेंटेशन करता है और रिव्यू भी साथ बैठ के किया जाता है। ऐसी अनेक एक्टिविटीज़ हैं जो एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन और इंटरेक्शन के साथ में ऑर्गेनाइजेशन में कंडक्ट की जाती हैं। तो ये जो आइस ब्रेकर एक्टिविटी है वो भी इसी चीज़ से रिलेट करती हैं। इस आइस ब्रेकर एक्टिविटी का नाम है टेस्ट द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ पेरेंटिंग, या उसे हम एक अल्टरनेटिव नेम दे सकते हैं जिसे हम पेरेंटिंग कैलिडोस्कोप कहेंगे। कैलिडोस्कोप ये एक टूल है, इसको एक बच्चों का टॉय भी कहा जाता है, कि जो एक सर्कुलर शेप में होता है, और यहाँ से जब मूव किया जाता है हैंड से और एक आँख से देखा जाता है तो अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं उससे। तो ये भी उसी को दर्शा रहा है कि हर एक चीज़ को करने का अपना एक ढंग है, अपनी एक स्टाइल है। तो हम किसी चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे और किसी भी चीज़ को फुल पावर नहीं दे देंगे कि आप ही सही हो। तो हमने इस एक्टिविटी में सबसे पहले प्रॉप के बारे में बताता हूँ कि प्रॉप यही यूज़ किया गया है कि अ, अ, ये प्रिंट किया गया है
अलग अलग कैंडीज के रूप में हमने हर एक स्टाइल को डिनोट किया है और एक एक कैंडी को हमने फ्लेवर दे दिया है टाइप के साथ मेंशन करके। और दूसरा, ये एक पार्टिसिपेंट को देने के लिए एक एग्जाम्पलरी पेरेंट का जो टाइप है वो हम पार्टिसिपेंट को देते हैं ताकि इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो उसको यूटिलाइज कर पाए। आगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। पार्टिसिपेंट जो होगा वो आ करके इन पांचों ही फ्लेवर्स में से उसको रैंडमली या कहें कि जो भी फ्लेवर पसंद आए तो उस फ्लेवर को जो चूज करेगा उसके ऊपर जो है वो रिफ्लेक्शन डिस्कशन जो है वो चलने वाला है। ये एक रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी है। तो एक एक करके मैं डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। मान लो अगर पार्टिसिपेंट ने जो ये जो कैंडी है उसको सिलेक्ट किया तो इस कैंडी के अंदर क्या लिखा हुआ है? ऑरेंज द ऑथोरिटेरियन पेरेंट। यहाँ पे पेरेंट वर्ड का जब भी इस्तेमाल किया जाएगा तब आपको एक लीडर, एक सुपीरियर, एक मैनेजर जो एक टीम को गाइड कर रहा है और टीम उसको फॉलो कर रही है ऐसे समझना है। तो ये जो फ्लेवर है वो है खट्टा नींबू का फ्लेवर। खटास जिसमें होती है कि खट्टी चीज़ें हमें थोड़ी सी इरिटेटिंग लगती है पर उनकी ज़रूरत भी है। तो ऑथोरिटेरियन पेरेंट के बारे में अगर मैं विस्तार से बताऊं तो यहाँ पर ना स्ट्रिक्ट रूल्स रखे जाते हैं और यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस भी हाई रखे जाते हैं कि जो रूल्स बताए गए हैं उस हिसाब से ही आपका एक स्टैंडर्ड के हिसाब से काम बने। दूसरी, यहाँ पर जो है वो पनिशमेंट भी दी जाती है कि अगर बताए हुए रूल के हिसाब से चीज़ें नहीं हुई तो आपको पनिश किया जाएगा। यहाँ पर डिसओबीडियंस को एंड्योर नहीं किया जाता, सहन नहीं करेंगे। कहीं पर भी गलती हुई तुरंत पनिशमेंट मिलती है। तीसरा, यहाँ पर डिस्कशन से ऊपर ओबीडियंस को रखा जाता है कि आप अपनी बातें रखने से बेहतर है कि हम जो आपको बात बता रहे हैं उस चीज़ को माने। और चौथी चीज़ कि यहाँ पर जो ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति है वो नीचे वाले व्यक्ति को या कहें कि जो फॉलोवर है, जो सबॉर्डिनेट है, उसको ऊपर का जो सुपीरियर है वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अगर हम इन सब चीज़ों के ऊपर रिफ्लेक्शन करें, एक क्वेश्चन के रूप में भी पूछ सकते हैं, क्या मैं ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स रखता हूँ जैसे रिजिड नेचर रहता है वैसे फॉलो कर रहा हूँ या कुछ मुझे डिस्कशंस को भी ऐड करना चाहिए? तो इसका एक करेक्टिव स्टेटमेंट यही हो सकता है कि यहाँ पर हम डिस्कशंस को, सबॉर्डिनेट के आइडियाज़ को एटलीस्ट सुन तो ले कि वो कहना क्या चाहता है और उसके बाद में जो रूल्स है उसको रिजिडिटी से थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी को और मोल्ड किया जाए। तो ये एक फर्स्ट कैंडी, एक फर्स्ट फ्लेवर, एक फर्स्ट स्टाइल के बारे में हमने रिफ्लेक्शन किया। दूसरा है परमिसिव पेरेंट, जिसको एक फ्लेवर्ड वैनिला के रूप में देखा है। ये इसका अपोजिट है जहाँ पर डिस्कशन ज़्यादा किए जाते हैं पर डिसिप्लिन की कमी आ जाती है। तो यहाँ पर एक बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है कि सबॉर्डिनेट की बातें सुनी तो जा रही है, उसके हिसाब से काम हो रहा है, पर हमको बाउंड्री सेट करनी है। तीसरा है निग्लेक्टफुल पेरेंट, जिसको येलो कलर दिया है कैंडी का। तो यहाँ पर निग्लेक्टफुल क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर पर्सनल नीड्स को सुपीरियर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। यहाँ पर इंडिपेंडेंस चीज़ सही है पर सिर्फ अपनी चीज़ों को देख करके नीचे वालों को सिर्फ डेलीगेट कर देना अथॉरिटी, ये सही बात नहीं है। तो यहाँ पर इंटरेक्शन की ज़रूरत है, उसको सुन करके समय देना ज़रूरी है। चौथा जो है वो क्रिटिकल पेरेंट है। पार्टिसिपेंट ने चुना कि वो क्रिटिकल पेरेंट है, क्रिटिकल स्टाइल उसके डोमिनेंट है। तो क्रिटिकल में हम इतने बड़े स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस करना भूल जाते हैं और कुछ भी गड़बड़ हो गई तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, एनॉय हो जाते हैं कि हमसे वो सहन नहीं हो पाता। तो यहाँ पर हमें छोटे छोटे स्मॉल चीज़ों पर ध्यान भी देना है। ये क्रिटिकल पेरेंट में है, छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना, ऐसी चीज़ें। और पांचवा है एग्जाम्पलरी पेरेंट। ये एक आइडियलाइज्ड केस है जो हर एक चीज़ को इन्वॉल्व करके बैलेंस करती है। इसीलिए ये जो कैंडी पार्टिसिपेंट को दी जाती है वो एक एग्जाम्पलरी पेरेंट की है, जिसमें बताया जाता है कि हर एक चीज़ का बैलेंस ज़रूरी है, कोई सही नहीं गलत नहीं, पर रूल्स के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़रूरी है, इंडिपेंडेंस के साथ साथ इंटरेक्शन भी ज़रूरी है, कंट्रोल के साथ साथ कोऑर्डिनेशन भी ज़रूरी है। तो यही दे करके हम पार्टिसिपेंट को एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए प्रेरित करते हैं। थैंक यू सो मच। ओम शांति।